Hello students, my name is Sonali. I welcome you all to Phoenix Academy's online foundation course. लास्ट सेशन में हमने एड्जॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स ये चैप्टर शुरू किया था. उसमें हम लोग ने व्हाट इज एड्जॉर्प्शन, हाउ इट ऑकर्स, टर्म्स यूज्ड इन एड्जॉर्प्शन, डिफरेंस इन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, प्रोसेस ऑफ सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन और फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये प्रोसेसेस को स्टडी किया था. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन. कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एड्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस. प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस क्या है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ा था, तो उसको हम लोग आज अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. और एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन. एड्जॉर्प्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस है, उसका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो वो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. So now let's start with the first topic, which is factors affecting adsorption of gases on solids. मतलब इसमें एड्जॉर्बेंट जो है वो सॉलिड होगा और एब्जॉर्बेट जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे. तो टोटल 5 फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन को. फर्स्ट इज pressure of the gas, second is the temperature, third is the surface area of the absorbent, fourth is the nature of the absorbent, and fifth is nature of the absorbate. Let's start with the first factor, which is pressure of the gas. At any temperature, the extent of the gas adsorb increases with increase in pressure. इसका मतलब क्या, extent of the adsorption increase होगा जैसे pressure increase होगा. The extent of adsorption is directly proportional to the pressure of the gas. इसका मतलब क्या, pressure जब भी हम लोग increase करेंगे तभी extent of absorption भी increase होगा. प्रेशर जब हम लोग डिक्रीज करेंगे तभी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज होगा. इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. एट हाई प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर. एट हाई प्रेशर जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका रेट या फिर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंडिपेंडेंट हो जाता है टू द प्रेशर. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तब तक जो एब्जॉर्बेंट है, जो सॉलिड है, सॉलिड का सरफेस वो फुल्ली कवर्ड हो जाता है बाय गैस मॉलिक्यूल्स. सो स्टूडेंट्स, प्रेशर के साथ एब्जॉर्प्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होता है. तो ऐसा क्यों होता है, इनिशियली व्हेन द प्रेशर has increased, the rate of adsorption increases due to increase in the gas molecule striking on the surface of the solid. जब भी हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है ड्यू टू गैस मॉलिक्यूल जो है उन पे प्रेशर बढ़ जाता है और वो जो है वो सॉलिड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं. थर्स एन इंक्रीज इन द प्रेशर increases the rate of adsorption linearly. if हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे प्रेशर वर्सेस एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. इसका मतलब क्या, जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है. Now let's start with the second factor, which is temperature. तो टेम्परेचर के लिए हम लोग ने फिजिकल एड्जॉर्प्शन यानी फिजिजॉर्प्शन के लिए एक ग्राफ किया था और केमिकल एड्जॉर्प्शन यानी केमिजॉर्प्शन के लिए एक ग्राफ किया था.
फिजिकल एब्जॉर्प्शन का जो ग्राफ है दैट सेज व्हेन टेम्परेचर इज लोअर, टेम्परेचर जब ये लो है तभी रेट या फिर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो हाई होगा। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगा। सिमिलरली केमिकल एब्जॉर्प्शन का जो ग्राफ है दैट सेज व्हेन द टेम्परेचर इनिशियली इज वेरी लो the rate of absorption is also low. As we increase the temperature, the rate of absorption increases. फिर एक certain point के बाद maximum आता है, then उसके बाद जब भी हम लोग temperature को increase करते हैं तभी extent of absorption जो है वो decrease होता है। तो इन दोनों को स्टडी करके हम लोग फाइनली एक कंक्लूजन पे आते हैं दैट when the temperature is increased to a very high point, the rate of absorption decreases. यानी टेम्परेचर जब बहुत इंक्रीज होगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होगा। इसके लिए हम लोग एक कंक्लूजन लाइन ऐसा बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ द गैस एब्जॉर्ब या फिर एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होगा। यानी जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रहा है। थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। For this case, we are taking absorbent as the solid surface and absorbate as the gas molecule. Students, as you know, absorption is a surface phenomenon. इसका मतलब क्या? एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो रिलेटेड टू सरफेस होता है, इसके लिए हम लोग उसको सरफेस फिनोमेना बोलते हैं। Hence, the extent of absorption increases with increase in the surface area of the absorbent. यानी सरफेस एरिया जैसे इंक्रीज होगा वैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए हम लोग S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E ऐसा एक इक्वेशन लिख सकते हैं जहाँ पे S है सरफेस एरिया और E है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इफ़ हम लोग को सरफेस एरिया की हेल्प से एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना है तो हमें ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ करने होंगे जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है फॉर अ गिवन मास। फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस, रफ सब्सटेंसेस, कोलाइडल सब्सटेंसेस आर गुड एब्जॉर्बेंट as they provide larger surface area for a given mass. The fourth factor is nature of the adsorbent. अगेन हम लोग इसमें सॉलिड सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं। Substances which provide large surface area for a given mass are effective as adsorbent and adsorb a good volume of gases. तो जो भी सब्सटेंसेस है उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है फॉर अ गिवन मास दे आर गुड एड्जॉर्बेंट। इसका एग्जाम्पल्स है सिलिका जेल, चारकोल। अभी सिलिका जेल और चारकोल इनका जो नेचर है वो पोरस होता है यानी इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो इसकी वजह से इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है फॉर गिवन मास। The fifth and the last factor affecting adsorption rate is nature of the absorbate, that is, nature of the gas molecules. The amount of the gas adsorbed by solid depends on the nature of the gas. Gases having high critical temperature liquefy easily and can readily be adsorbed. Gases को हम लोग liquid state में कैसे लाते हैं? जब भी हम गैस मॉलिक्यूल पे प्रेशर एट अ सर्टेन टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तभी गैसेस कन्वर्ट होगा इनटू लिक्विड स्टेट।
Gases can be converted to liquid by compressing them at a particular or a certain temperature. Gases become more difficult to liquefy as temperature increases. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा गैस मॉलिक्यूल को लिक्विफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस. जो काइनेटिक एनर्जी होता है गैसेस के पास वो भी इंक्रीज हो जाता है. गैस का मॉलिक्यूल जो है वो रैंडम मोशन में होता है. बाय रेजिंग द टेम्परेचर हम लोग गैस मॉलिक्यूल को और एनर्जी दे देते हैं. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed बाय अ ऑब्जेक्ट इन मोशन. The critical temperature of a gas is a temperature that above which gases cannot be liquefied by applying any pressure. तो critical temperature of gas क्या है? Critical temperature एक ऐसा temperature है या फिर एक ऐसा point है उसके ऊपर हम लोग गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते भले हम लोग कितना भी प्रेशर अप्लाई कर ले गैसेस के ऊपर. It is the highest temperature at which gaseous state can start condensation into the liquid. उस टेम्परेचर के ऊपर इफ टेम्परेचर गया तो फिर हम लोग गैस को जो है वो लिक्विफाई नहीं कर सकते. इसके लिए हम लोग उसको बोलेंगे हाईएस्ट टेम्परेचर. उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? टी सबस्क्रिप्ट सी. गैसेस सच एज sulfur oxide, chlorine gas, ammonia gas are easily liquefiable and adsorb to larger extent compared to nitrogen gas, oxygen gas and hydrogen gas which are difficult to liquefy. तो जितना गैस easily liquefy होगा उतना rate of एड्जॉर्प्शन या फिर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा. और लिक्विफिकेशन किस पे बेस्ड है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे बेस्ड है. तो अभी हम लोग ने देख लिया है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस. तो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कैटालिसिस जो प्रोसेस है वो एड्जॉर्प्शन से कैसे रिलेटेड है. तो इसका जो आंसर है हम लोग इस सेशन में अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. तो उसे समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि कैटालिसिस क्या है, कैटालिस्ट क्या होता है और ये प्रोसेस जो है वो कैसे होगा. सो व्हाट इज कैटालिसिस? द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस of increasing the rate of chemical reaction by adding a substance known as catalyst which is not consumed in the catalyzed reaction and can be continued to act repeatedly. मतलब कैटालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं बाय एडिंग अ सब्सटेंस कॉल्ड एज कैटलिस्ट. कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं होता है, इसके लिए हम लोग उसको रिपीटेडली वैसा का वैसा यूज कर सकते हैं इन द रिएक्शन सिस्टम और द रिएक्शन मिक्सचर. Catalysts are of importance in chemical industries and in living organisms. A large number of chemicals manufactured in the industries make use of catalysts to obtain specific products. The use of the catalyst lowers the reaction temperature, energy of the reaction and cost significantly. कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन के टेम्परेचर को, एनर्जी को और कॉस्ट को लोअर कर देता है यानी कम कर देता है. Thus, a catalyst can be defined as a substance which when added to a reacting system increases the rate of the reaction without itself undergoing any permanent chemical change. तो कैटलिस्ट क्या है?
कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब भी हम लोग रिएक्शन सिस्टम को ऐड करते हैं या फिर एक रिएक्टिंग सिस्टम में ऐड करते हैं तभी इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ द रिएक्शन बाय लोअरिंग द टेम्परेचर एंड द एनर्जी, बट उसमें खुद में कोई परमानेंट केमिकल चेंजेस नहीं आते। तो कैटालिसिस दो टाइप का होता है, एक तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस या फिर होमोजीनियस कैटालिसिस। हम लोग इन दोनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस क्या है। व्हाट इज होमोजीनियस कैटालिसिस? When the reactant and the catalyst are in same phase, it is said to be homogeneous catalysis. In a reaction, जब भी reactants and catalyst present होगा in same phase, हम लोग वो reaction को term करेंगे as homogeneous catalysis. अभी इसको समझते हैं with help of some examples. तो फर्स्ट रिएक्शन हम लोग जो कंसिडर करने वाले हैं वो है डिकम्पोजिशन ऑफ एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो प्रेजेंट है इन एक्वस स्टेट, और इस रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है आयोडीन आयंस वो भी प्रेजेंट है इन एक्वस स्टेट। तो बोथ iodine ions and H2O2 are present in same aqueous phase. Hence, this reaction is an example of homogeneous catalysis. सेकेंड रिएक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन में हम लोग ने रिएक्टेंट्स लिया है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों प्रेजेंट है इन गैसियस फेज। इस रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है NO गैस वो भी प्रेजेंट है इन गैसियस फेज। हेंस द रिएक्टेंट एंड द कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। थर्ड रिएक्शन हम लोग लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स है वो है सुक्रोज सॉल्यूशन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C12H22O11। हम लोग उसको रिएक्ट करेंगे विद वाटर जो कि प्रेजेंट है इन लिक्विड फॉर्म या फिर लिक्विड फेज में। इस रिएक्शन का जो कैटलिस्ट है सल्फ्यूरिक एसिड वो प्रेजेंट है इन एक्वस फॉर्म। तो रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट बोथ आर प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म। तो अभी समझ लेते हैं व्हाट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या है? When the reactant and the catalyst are in different phase, it is said to be heterogeneous catalysis. In a reaction जब ये reactant and the catalyst present होंगे in different phase, हम लोग उसको term करेंगे as heterogeneous catalysis. Heterogeneous catalysis में generally catalyst जो होता है वो होता है in solid phase and the reactants will be in gaseous or in liquid phase. The solid catalyst is added to the reacting mixture. It does not dissolve in the reacting system. ये जो reaction है वो होगा on the surface of the solid catalyst. इसका examples देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे। उस रिएक्शन का नाम है हेबर्स प्रोसेस। ये रिएक्शन जो है वो अमोनिया प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसका जो रिएक्टेंट्स है वो है डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन। व्हेन डाइनाइट्रोजन गैस एंड डाइहाइड्रोजन गैस combines, it gives ammonia in presence of iron. अभी जो आयन है वो प्रेजेंट होगा इन सॉलिड स्टेट। तो इसका जो रिएक्टेंट्स है वो प्रेजेंट है इन गैसियस फॉर्म एंड जो कैटलिस्ट है वो प्रेजेंट है इन सॉलिड फॉर्म या फिर सॉलिड फेस। तो फिर ये एक एग्जांपल हो गया ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। अभी इस रिएक्शन में हम लोग Al2O3 एंड K2O एज अ प्रमोटर्स यूज करते हैं ऑफ Fe। तो प्रमोटर्स और कैटलिस्ट दो अलग चीजें होती है। प्रमोटर्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो Al2O3 का फंक्शन है फ्यूजन ऑफ Fe पार्टिकल्स को प्रिवेंट करना, यानी Fe पार्टिकल को फ्यूज ना होने देना। और K2O का जो फंक्शन है वो है केमिसॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन एटम्स।
अब सेकेंड रिएक्शन हम लोग इसमें कंसिडर करेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो हम लोग रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट लेंगे वेजिटेबल ऑयल का। वेजिटेबल ऑयल में डबल बॉन्ड्स होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी हम लोग हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं तभी ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और अपने को कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन मिलता है। तो इस रिएक्शन में हम लोग वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करते हैं इनटू वेजिटेबल घी बाय यूजिंग निकल कैटलिस्ट। तो जो अपना रिएक्टेंट्स है वो प्रेजेंट है इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म, एंड जो कैटलिस्ट है वो प्रेजेंट है इन सॉलिड फॉर्म। तो अभी स्टडी करते हैं अबाउट इनिबिटर्स एंड प्रमोटर्स। तो स्टार्ट करते हैं विद इनिबिटर्स। Inhibitors are the substances those decrease the rate of the chemical reaction, unlike catalyst. कैटलिस्ट जो होता है वो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, जबकि इनिबिटर्स जो है वो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। इसको हम लोग समझेंगे विद हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। क्लोरोफॉर्म CHCl3 when reacts with oxygen gas which is present in air, it gives a poisonous substance carbonyl chloride, water and chlorine gas. तो क्लोरोफॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है लैब का। तो जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तभी वो एक पॉइजनस सब्सटेंस देता है। इफ इस रिएक्शन को हमें स्टॉप करना है या फिर रिटार्ड करना है तो हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2% ऑफ इथेनॉल। 2% ऑफ इथेनॉल जो है वो फॉर्मेशन ऑफ COCl2 को सप्रेस कर देता है। इथेनॉल एक्ट करता है एज ए इनिबिटर एंड रिटार्ड्स द अबो रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हम लोग लेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2, जो कि डिकम्पोज हो जाता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। इफ इस रिएक्शन को हमें प्रिवेंट करना है तो हम लोग उसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड जो है वो ये रिएक्शन को वाटर के फॉर्मेशन को सप्रेस कर देगा। प्रमोटर इज अ सब्सटेंस एडेड टू द सॉलिड कैटलिस्ट टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस इन द केमिकल रिएक्शन। प्रमोटर्स ऐसे सब्सटेंस है जो कि हम लोग सॉलिड कैटलिस्ट को ऐड करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट। प्रमोटर जो है उसके पास खुद के पास कैटालिटिकल इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ हेल्प करता है कैटलिस्ट को टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। प्रमोटर interacts with the active component of the catalyst and thereby alters the chemical effect on the catalyzed substance. प्रमोटर हेल्प करता है कैटलिस्ट को बाय इंटरैक्टिंग विद द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ द कैटलिस्ट और उसका केमिकल इफेक्ट पे चेंजेस करता है। प्रमोटर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कोई भी इंटरैक्शन नहीं करता है। अभी अपना मेन पार्ट चालू करते हैं जो है एड्सॉर्प्शन थियोरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो स्टूडेंट्स इसमें ना इस मैकेनिज्म में टोटल 5 स्टेप्स हैं, तो हम इनको 1 by 1 एक बार रीड करेंगे, उसके बाद इसको अंडरस्टैंड करेंगे। द कैटालिटिकल एक्शन occurs on the surface of the catalyst. The mechanism involves 5 steps. First, diffusion of the reactant towards the surface of the catalyst. Second, adsorption of the reactant molecule on the surface of the catalyst. Third, occurrence of the chemical reaction on the catalyst surface and formation of an intermediate. Fourth, formation of the product. Fifth, desorption of the reaction product from the catalyst surface. Products leaves the catalyst surface. तो अभी इनको 1 by 1 समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप अपना था डिफ्यूजन। तो हम लोग कंसिडर करेंगे ये दो जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस के मॉलिक्यूल्स है। सेकेंड था अपना स्टेप एडसॉर्प्शन। तो ये गैस के मॉलिक्यूल डिफ्यूज होंगे टुवर्ड्स द कैटालिस्ट सरफेस और फिर उनका एडसॉर्प्शन होगा ऑन द कैटालिस्ट सरफेस। उसके बाद इनमें इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इन दोनों में एक केमिकल रिएक्शन होगा, उसके वजह से दोनों में इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एडजॉर्ब है ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट
और इनमें भी आपस में केमिकल बॉन्डिंग है। तो फोर्थ स्टेप अपना होगा जिसमें अपने को प्रोडक्ट आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। फिर जैसे ही प्रोडक्ट आ जाएगा, फिफ्थ स्टेप अपना हो जाएगा डिसॉर्प्शन, यानी ये प्रोडक्ट जो है ये निकल जाएगा फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। तो ऐसे ही ये साइकिल हमेशा रिपीट होता रहता है और नए नए मॉलिक्यूल्स आके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके लिए सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट हमेशा हेल्प करता है इन द केमिकल रिएक्शन और कभी पार्टिसिपेट नहीं करता इन अ केमिकल रिएक्शन। This explains why the catalyst remains unchanged in the mass and the chemical composition at the end of the reaction. तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। फर्स्ट है कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। The solid catalysts are used in many industrial manufacturing processes. For example, iron is used as a catalyst in manufacturing of ammonia. Platinum is used in manufacturing of sulfuric acid. In hydrogenation of oil, finely divided nickel is employed as a catalyst. सेकेंड एप्लीकेशन है गैस मास्क। ये कुछ ऐसे टाइप का दिखता है। इट इज़ अ डिवाइस विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। हम लोग ने देखा है, हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, चारकोल इज अ गुड एब्जॉर्बेंट। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल्ड माइंस टू अवॉइड इनहेलिंग ऑफ द पॉइजनस गैसेस। थर्ड एप्लीकेशन है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो अपने शूज़ के बॉक्स के साथ ऐसा कुछ सिलिका जेल का पैकेट देखा होगा। तो सिलिका जेल एंड एल्यूमिना जेल आर गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ मॉइस्चर। ये जो होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसके लिए हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो हम लोग प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये कैसे होगा? लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर एट अ गिवन प्रेशर। हम लोग टेम्परेचर को बहुत लो रखेंगे एट अ गिवन प्रेशर, तो इससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा रेट एड्सॉर्प्शन का। बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल हाई वैक्यूम कैन बी अटेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेसल लेंगे, उसको हम लोग वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देंगे और उसको हम लोग दूसरे वेसल से कनेक्ट कर देंगे जिसमें चारकोल होगा कूल्ड बाय लिक्विड एयर। तो ये जो चारकोल होगा वो क्या करेगा, वो जो बाकी जो ट्रेस ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर बचा है उसको भी एड्सॉर्ब कर लेगा और हाई वैक्यूम देगा। तो आई होप आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।